हाँ तो बेटा शुरुआत आज की क्लास की एक क्वेश्चन से करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस अल्फा इज इक्वल टू 0.01 to 5 per degree Celsius. At 300 Kelvin, resistance is R. So at what temperature it will become 2R? देखिए इसको एक जल्दी तरीके से कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 कर देते हैं। तो अगर इस मेथड से हम करेंगे तो 2R इज इक्वल टू R और 1 प्लस 0.0125 और T2 माइनस 300। तो ये R से R कट जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 125 अपॉन 10,000 और T2 माइनस 300। तो ये 80 आ जाएगा और T2 इज इक्वल टू 380 आ जाएगा। बट दिस इज ए रॉन्ग सोल्यूशन। दिस इज ए रॉन्ग सोल्यूशन। इसको करने का करेक्ट मेथड क्या है? करेक्ट मेथड है, फॉर्मूला ये होता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस
अल्फा टी, ये रहता है फॉर्मूला। तो एट 300 केल्विन, तो 300 केल्विन का मतलब है 27 डिग्री सेल्सियस। तो आप लिखेंगे R बराबर R0 1 + 27 अल्फा, और 2R = R0 1 + अल्फा टी। डिवाइड कर दीजिए, 2 = 1 + अल्फा टी अपॉन 1 + 27 अल्फा। तो 2 + 54 अल्फा = 1 + अल्फा टी। अब अल्फा की वैल्यू रख दीजिए, अल्फा इज 0.0125, यानी कि 1/80 है। तो 1 + 54/80 = T/80। अब यहीं पर कर दे रहे हैं इस कॉर्नर में। तो 1 = T - 54/80, तो T = 80 + 54, तो दैट इज 134। तो T2 = 134 + 273, तो दैट इज इक्वल टू 407 के। तो अगर आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आंसर गलत पाएंगे, अप्रोक्सीमेटली ठीक है। ये 380 केल्विन है और ये 407 के है, तो करीब 27 के का डिफरेंस आ रहा है। तो फॉर्मूला हमेशा ये लगाना चाहिए अगर लगाना है। और अगर आप इसको सेल्सियस में भी बदल के लगाते हैं तो भी आपका आंसर यही आने वाला है, क्योंकि जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। हाँ, जो मैंने आपको मेथड बताया था स्ट्रेट लाइन वाला, ये मान लीजिए टेम्परेचर T1 है, ये T2 है, ये R है और ये 2R है। तो इससे भी यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है, दिस इज अल्फा। तो आप tan अल्फा की अगर वैल्यू बराबर करेंगे तो इससे आपका आंसर हमेशा सही रहेगा, क्योंकि ये आपको एक्चुअली इस टेम्परेचर पे आपको मालूम नहीं है 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है, R0 मालूम नहीं है। तो कुछ लोग इसी को कर देते हैं और वो अप्रोक्सीमेट आंसर सही आ जाता है। ओके, अब इसी का एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ये दो रेजिस्टेंसेस हैं R1 एंड R2, और इनको सीरीज में जोड़ दिया गया है। These resistances are joined in series, और इनके टेम्परेचर कोफिशिएंट α1 और α2 है।
तो मुझे पता करना है कि इक्विवेलेंट अल्फा क्या है। इक्विवेलेंट अल्फा क्या है? तो करिए इसको। सर α1 + α2/2। नहीं बेटा, गलत। गलत है, गलत है। इक्विवेलेंट अल्फा क्या है? गलत है तुम्हारा आंसर। कर लो, प्रॉपर वे से करो। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगी तो R1 और R2 दोनों बढ़ जाएंगे, और नया R क्या होगा फिर उससे निकाल करके देखो। ये रेजिस्टेंसेस इनके 0 डिग्री सेल्सियस पे है। हाँ, ये नहीं, ये भी बाकी तो पीछे रहने प्रोटीन बहुत होते हैं। ये बता दीजिए, ये पैंट लंबी है हाँ। और कुछ है? शर्टें टंगी, रुमाल लंबे सब मंगाया है। इसमें दो नहीं खत्म हो गया। ऐसा काम है। दूसरे को हाथ से लेके दिया। ये सारे कपड़े टंग गए, उसके भर दिया हुआ।
बड़ी पूछी गए थे। देखो इसको ऐसे करो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इनका रेजिस्टेंस है इस कॉम्बिनेशन का R1 प्लस R2, तो इसको मैंने R0 मान लिया। T डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों रेजिस्टेंस बढ़ जाएंगे, तो RT बराबर हो जाएगा R1 1 प्लस अल्फा 1T और प्लस R2 1 प्लस अल्फा 2T। तो दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 इंटू T, ये RT है। अब मान लो कि ये एक ही मटेरियल के बने हुए हैं और रेजिस्टेंस इनका R1 और R2 है और T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस इनका यही है, तो RT बराबर R1 प्लस R2 1 प्लस अल्फा T। अब RT की वैल्यू रख दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 इंटू T बराबर R1 प्लस R2 1 प्लस अल्फा T। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R1 प्लस R2 ये हो जाएगा R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 इंटू T, और इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 अल्फा T। तो ये इससे कट जाएगा और फिर T से T भी कट जाएगा, तो अल्फा बराबर आ जाएगा R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये तुम्हारा आंसर है। इक्विवेलेंट निकालने का फंडा अच्छी तरीके से समझ लो, क्योंकि इक्विवेलेंट निकालना कई जगह पे आता है। यहाँ आ रहा है अल्फा में
थर्मल एक्सपेंशन में भी आता है, हीट कंडक्शन में भी आता है, कैपेसिटेंस में भी आता है, कभी कभी मैग्नेटिज्म में भी आता है। इक्विवेलेंट अल्फा का मतलब है कि इनिशियल वही ले लो और हर टेम्परेचर पे ये सेम होना चाहिए। अब इसी का एक दूसरा भाई है, सपोज R1 और R2 पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तब इसका अल्फा क्या होगा। सपोज हम इनको पैरेलल में जोड़ दें, तो अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1/RT बराबर हो जाएगा 1/R1 1 + α1T और अपॉन 1 + R2 1 + α2T। सर हाँ, सर जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने दूसरे मेथड से किया है, आंसर सेम आ रहा है। दूसरा कौन सा मेथड है तुम्हारा? सर अल्फा इज इक्वल टू 1/r और dr/dt ले लिए, फिर r इक्विवेलेंट r1 + वो r2 एक ही कर बात दिया। है, एक ही बात है, तुमने मैथमेटिकली सेकंड वे में लिखा है, सही है वो। सर ये भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, सही लिखा है। अब देखो, अगर इसका इक्विवेलेंट तुम्हारे पास अल्फा मानेंगे तो ये जो RT है ये कितना होना चाहिए, इसका इक्विवेलेंट है R1 R2 अपॉन R1 + R2 और ये 1 + α-T, ये आ रहा है मेरे पास। ये इसका ग्रैंड गैला एक्सप्रेशन है। अब यहां से सिंप्लीफाई करके हमें α1 और α2 ये सब के टर्म में अल्फा निकालना है, तो इसको ऊपर ले जाओ, तो R1 + R2 R1 R2 1 + α-T इज इक्वल टू 1/R1 1 + α1T और 1/R2 1 + α2T। अब ये R1 R2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो R1 + R2 अपॉन 1 + α-T इज इक्वल टू R2 अपॉन 1 + α1T R1 अपॉन 1 + α2T। अब मैथ से तुम्हें यहाँ पर कोई बचा नहीं सकता है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। R1 + R2 1 + α1T 1 + α2T इज इक्वल टू R1 R2 1 + α-T 1 + α2T प्लस R1 1 + α-T 1 + α1T। मैंने फिर LCM लेके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए हमें ये एक्सप्रेशन दोबारा चाहिए, तो चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, हाँ, अब देखो ये हमारे पास R1 + R2 है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 में किया और α1 + α2T आएगा और प्लस α1 α2T² आएगा।
और इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो 1 प्लस अल्फा टी कॉमन ले लीजिए और ये आ जाएगा R2 प्लस R2 अल्फा 2T और प्लस R1 अल्फा 1T। अब इसमें काटने पीटने की कुछ चीजें होती हैं तो हम लोग कुछ चीजें निगलेक्ट कर देंगे, जैसे इसको निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों स्मॉल होते हैं, इनका प्रोडक्ट छोटा होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2T इज इक्वल टू, इसको भी देखिए, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब मैं मैथ्स थोड़ी सी तुम लोगों के लिए छोड़ देता हूं, तो अल्फा बराबर आ जाएगा, यहां पर थोड़ा उल्टा आ जाएगा, R2 अल्फा 1 प्लस R1 अल्फा 2 अपॉन R1 प्लस R2। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये पैरेलल वाला करने का एक गलत लेकिन सिंपल तरीका भी है कि यहां से जब एक्सप्रेशन तुम्हारा आ गया था तो सबकी पावर -1 कर दो, यानी और बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन अगर लगा दो तो आप इसको थोड़ा जल्दी कर सकते हो। तो मैं दोबारा इसको करके दिखाता हूं यहां से। ये तो फंडामेंटल है, ये तो यही चलेगा। और ये मेरे पास एक्सप्रेशन आया था कि R1 प्लस R2, और ये मैंने लिख दिया 1 प्लस अल्फा टी की पावर -1 इक्वल टू ये R2 था 1 प्लस अल्फा 1T की पावर -1 और प्लस R1 1 प्लस अल्फा 2T की पावर -1। और हमें मालूम है कि 1 प्लस x टू द पावर n बराबर एक्सप्रेशन होता है 1 प्लस nx पर nx nn-1 अपॉन 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर, ये चलता है। तो अगर यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर हम निगलेक्ट कर दें बिकॉज दैट इज स्मॉल, तो यहाँ पे पावर -1 आ जाएगी। तो R1 प्लस R2 1 माइनस अल्फा टी इज इक्वल टू R2 1 माइनस अल्फा 1T और प्लस R1 1 माइनस अल्फा 2T। मल्टीप्लाई करिए, R1 प्लस R2 माइनस R1 प्लस R2 अल्फा टी इज इक्वल टू R1 माइनस R2 अल्फा 1T और प्लस R1 माइनस R1 अल्फा 2T। तो बेटा ये इससे फिर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा बराबर आ जाएगा R2 अल्फा 1 R1 अल्फा 2 अपॉन R1 प्लस R2। ये थोड़े से हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि हमारे पास रेयर होते हैं, फंसते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। बैक कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ लीजिए।
और कर दें? जी जी थोड़ा सा सर और। जी सर हो गया। सर हो गया। हो गया, आगे बढ़े? चलो। जी जी ये हम कर रहे थे मेकिंग ए थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट जानते हैं क्या होता है? नाम सुना होगा, जैसे टीवी वगैरह चलती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो उसमें से करंट तो पास होती ही है। तो ये जो उनके रजिस्टर्स होते हैं, बेसिकली सेमीकंडक्टर्स या जो कुछ भी हो, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ हीट लॉस। तो अगर हम लोग उसको, उसकी प्रॉपर्टी या डैमेज आ सकता है, तो हम लोग जनरली कोशिश ये करते हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ना बदले। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सपोज एक रेजिस्टेंस मेरे पास कैपिटल आर है, और जब इससे करंट पास करेंगे तो डेफिनेटली इसका जो रेजिस्टेंस है बदल जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसके साथ एक और रेजिस्टेंस ऐड कर जाते हैं, और सपोज ये रेजिस्टेंस मेरे पास आर डैश है, और इसका अल्फा पॉजिटिव लेते हैं, इसका अल्फा निगेटिव लेते हैं। अब यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे मेटल्स हैं, इनका तो अल्फा पॉजिटिव होता है और सिर्फ इन्हीं का पॉजिटिव होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी कम होती है। सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइट का भी नेगेटिव होता है। सिमिलरली अगर कोई हमारे पास ऐसा रेजिस्टेंस ले लिया जाए जो कि नॉन कंडक्टिंग हो, इंसुलेटर हो, तो वैसे भी उनका रेजिस्टेंस कम होता है, उनका अल्फा भी निगेटिव होता है। ये नीट में तो पूछा भी गया था एक बार 2019 में कि इंसुलेटर्स मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है, पॉजिटिव सर होता है लेकिन कि उसमें सेमीकंडक्टर भी था, एक इंसुलेटर भी था बेटा, देखना है ना। यस सर दोनों था, यस सर दोनों था, लेकिन सिर्फ इंसुलेटर ओनली को करेक्ट माना था। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों लगाने पे काट दिया था नंबर। हाँ, तो इंसुलेटर का भी निगेटिव होता है ना। तो इसके लिए करते क्या है कि इसका टोटल रेजिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए, तो एक पॉजिटिव ले लेंगे, एक निगेटिव ले लेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक
दो मटेरियल इसी तरीके के हैं, हमें एक डिवाइस बनानी है जिसका रेजिस्टेंस आर नॉट हो हर टेम्परेचर पे, एट एवरी टेम्परेचर। और मेरे पास दो तरीके के मटेरियल हैं, एक का अल्फा पॉजिटिव है अल्फा, दूसरे का अल्फा नेगेटिव है। सपोज इसको हम अल्फा बाई 2 कर देते हैं, ठीक है, मतलब इसका अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 है। या चलो कुछ नंबर में रख देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। अल्फा 1 बराबर प्लस अल्फा है और अल्फा 2 बराबर माइनस अल्फा बाई 2 है। तो बताओ कि ये रेजिस्टेंस कितने कितने लिए जाएं और क्या उनके बीच में रिलेशन है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है इसमें। सपोज ये रेजिस्टेंस x लिया जाए, ये y लिया जाए, तो x प्लस वाई बराबर R0 होना चाहिए, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस हमें R0 चाहिए। दूसरी चीज, ये रेजिस्टेंस इसका जितना बढ़े उतना ही दूसरे का कम होना चाहिए, तभी तो सीरीज में है, टोटल कांस्टेंट रहेगा। तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा कितना, तो मुझे फॉर्मूला मालूम है, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी होता है। तो RT माइनस R0, ये जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो R0 अल्फा टी होता है। और उसी तरीके से अगर अल्फा नेगेटिव है तो ये इतना घट जाएगा। तो T टेम्परेचर अगर, तो हर टेम्परेचर पे मतलब एक का टेम्परेचर जितना बढ़े, यानी x इंटू अल्फा 1 इंटू टी, दूसरे का टेम्परेचर उतना ही घटना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड वाइज y अल्फा 2 इंटू टी, वेयर अल्फा इज नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि x1 अल्फा 1 बराबर या x अल्फा 1 बराबर y अल्फा 2। तो इसका मतलब ये है कि x अपॉन y का रेशियो ये अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 के बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कितना लिया जाए, ये कितना लिया जाए। जैसे इस वाले केस में ये तुम्हारे पास अल्फा बाई 2 है और वो अल्फा है, तो ये कट गया, तो x अपॉन वाई बराबर 1 बाई 2 है। तो इसका मतलब है y बराबर 2x है। तो x प्लस 2x बराबर R0, तो x बराबर R0 बाई 3 और y बराबर 2 R0 बाई 3। यानी अगर मेरे पास इस मटेरियल हैं इस अल्फा के, तो इतना इतना ले लीजिए, और इसका जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए, ये एक आर वार वाले, टेम्परेचर वाले, ये सब कंसेप्ट हुए। और तुम्हें मालूम है कि ये जैसे मेरे पास, सपोज कर लीजिए, ये अगर मैं आर और टी के बीच में ग्राफ खींचता हूँ तो ग्राफ यूं आता है। तो इसका स्लोप बराबर होता है R0, सॉरी, स्लोप R0 नहीं होता है, स्लोप होता है R0 अल्फा, और ये इंटरसेप्ट होता है अल्फा, इंटरसेप्ट इज अल्फा R0, क्योंकि फॉर्मूला होता है R बराबर R0 प्लस R0 अल्फा टी। तो टी का कोफिशिएंट ये है, ये स्लोप हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर ये ज्यादातर एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है
कि सपोज ये दो ग्राफ खींच दिए गए, एक ये खींच दिया गया, एक ये खींच दिया गया। ये मान लीजिए एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। तो इससे कुछ पूछ देते हैं, तो किसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ज्यादा है। तो चूंकि स्लोप आर नॉट अल्फा होता है और इनिशियल दोनों के बराबर हैं, तो ये एंगल ज्यादा है। तो मान लीजिए ये मटेरियल 1 है, ये मटेरियल 2 है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल 2 इज मोर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसी पर बेसिस है, उसको आप करिएगा। ग्राफ वही है, आर और टी के बीच में, और ये है 2r0, ये है r0, और ये एंगल गया है 30 डिग्री पर, और ये गया है 60 डिग्री पर। ये वाला मटेरियल 1 है, ये वाला मटेरियल 2 है। तो विच मटेरियल हैज मोर अल्फा? किसका अल्फा ज्यादा है? या इसको ऐसे कर सकते हैं कि सपोज इसका कोफिशिएंट अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, तो पहला ऑप्शन दे दो अल्फा 1 बराबर अल्फा 2, अल्फा 1 बराबर 2 अल्फा 2, अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2, अल्फा 2 लेस देन अल्फा 1, एटसेट्रा। सर अल्फा 2 बड़ा होगा अल्फा 1 से। वही स्लोप वाले से होगा। 1060 यानी √3 इज इक्वल टू r0 अल्फा 1, ये पहले वाले से आ गया, और 1/√3 इज इक्वल टू 2r0 अल्फा 2। इसका इनिशियल रेजिस्टेंस 2r0। तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो 3 इज इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन 2 अल्फा 2। तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू 6। तो जाहिर है कि अल्फा 1 बड़ा है, अल्फा 1 इज लार्जेस्ट। ये हमारे पास एक चीज हो गई। अब इसका दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि सपोज ये वायर है, और इसके क्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। मैं इस चैप्टर को पढ़ाते समय क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी थ्योरी और प्रूफ उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और कई प्रूफ तो स्टैटिस्टिकल मेथड से होते हैं। तो बट सर हाँ सर आपने जो पहले क्वेश्चन बताया वो थोड़ा बैक करिए। हाँ सर यहाँ पे अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू 6 है। हाँ तो सर अल्फा 1 इज इक्वल टू 6 अल्फा 2 हो जाएगा। हाँ। तो सर उसके अकॉर्डिंग तो अल्फा 2 ज्यादा हुआ ना। ये क्या है? अल्फा 1 ही ज्यादा होगा। बेटा अल्फा 1 और अल्फा 2 का रेशियो 6:1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे?
हाँ तो कट करेंगे तो अल्फा 1 बराबर 6 अल्फा 2 होगा। टाइम्स ऑफ अल्फा 2। तो अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा 2 की 6 टाइम्स है। जब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगी तब अल्फा 1 आएगा। तो बड़ा कौन हुआ? अल्फा 1। आगे से सर मेरा इस टाइप क्वेश्चन नहीं होता, जैसे r इक्वल टू r नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है तो हमें अल्फा पूछता है या आर आर फाइनल फाइनल रेजिस्टेंस पूछता है। तो हम कल सब कुछ थे कि नहीं तुम? कल हमने उसका एक अच्छा तरीका बताया था। सर मेरी कल की क्लास ही छूट गई सर, सिंह सर बुला लिए थे, वहां चले गए थे अच्छा, सर। ये हम लोग 10 बजे तक आए थे क्या कर रहे थे वहां पे? सर। एनसीईआरटी था, पॉइंट्स निकालने थे तो वही कर रहे थे। अब क्या बताए बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना या पूछ लो अलग से। सर हम सर से बताए थे टेस्ट क्लासेस हैं मैम, तो सर कहे कि आ जाओ एक दिन, सब बड़ा काम है। नहीं, अच्छा किया चले गए। चलो पूछ लेना हमसे वहां पे, अगर वासी पास रहते हो तो पीडीएफ हम भेज देते हैं, है ना? जी सर, पीडीएफ तो कल सेंड हुआ था, अभी नहीं पता नहीं। कल सेंड नहीं हुआ था शायद। जी नहीं सर, नहीं, नहीं हुआ था। कल नहीं हुआ था सेंड सर, कल मेरी भी क्लास छूटी थी। हाँ रोहित, हाँ हाँ, आज सेंड कर देंगे, कल हम भूल गए होंगे तो जी आके पूछ लेना, है ना, क्या क्या नहीं हुआ। वैसे तुम अभी क्या बता रहे हो? सर, अभी वही वाले फार्मूले जो आपको बताया, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस डेल्टा टी। हाँ हाँ, ठीक ठीक। अभी हम चलो 2 क्वेश्चन और करा देंगे, ठीक है। जी जी तब तक तुम्हारा कोई क्वेश्चन फंसा हो तो हमें व्हाट्सएप कर दो, वही क्वेश्चन बता देंगे तो तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान लो ये कोई वायर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, तो यहाँ पर बेटा 3 लॉ लगते हैं, 2 लॉज लगते हैं। तो वो दोनों लॉ बता सकते हो कौन कौन से होते हैं? सपोज इनके बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दिया और करंट इससे आई बह रही है, तो एक लगता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है? और दूसरा लगता है जूल्स लॉ। तो ओम्स लॉ होता है कि V/I का रेशियो आर के बराबर होता R होता है, और जूल्स लॉ होता है कि इसमें पावर डिसिपेशन V/I होता है। तो ये सब तुम लोग जानते हो, है ना? तो क्या इसको, क्या रोही, इसको क्या बहुत डिटेल में बताने की जरूरत है? ओम्स नो लॉ सर। तो सबने सुना ही होगा, है ना? तो हम इसमें से कुछ चीजें पूछते हैं, जैसे ओम्स लॉ वैलिड किसके लिए है? मीटर्स। ओमिक कंडक्टर। ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर, किसके लिए ये वैलिड है? ओमिक कंडक्टर इज मेटल। सिर्फ नहीं, ओमिक कंडक्टर तो आंसर नहीं मानते हम लोग, क्योंकि तो किसके लिए एक्चुअली नहीं नहीं जिसके वैलिड है? लिए, हम बता दें, जिसके लिए ओम्स लॉ वैलिड हो उसी को हम ओमिक कह देते हैं। मतलब ये हमने ग्राफ खींचा V और I का, स्ट्रेट लाइन आ गया तो वो ओमिक है। ये वैलिड होता है सिर्फ मेटल्स के लिए। ये जूल्स लॉ सबके लिए वैलिड है, मेटल्स के लिए सिर्फ ओम्स लॉ वैलिड है। और बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं, सेमीकंडक्टर्स, पीएन जंक्शन और टॉर्च का बल्ब एटसेट्रा, थर्मिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, ये सब नॉन ओमिक है। तो ये मान लो कोई नॉन ओमिक है ऐसे। सर 1 मिनट बैक कर दीजिए। हाँ लो,
मतलब इन शॉर्ट मान लो कि मेटल्स को छोड़ के बाकी सब नॉन ओमिक ही है। हो गया सर। सर अभी एक सेकंड सर। हाँ, नॉन ओमिक। तो मान लीजिए ये ग्राफ आया है V और I के बीच में, तो ये नॉन ओमिक है ना। तो नॉन ओमिक के साथ क्या कंडीशन आ जाती है कि इसके ग्राफ का जो स्लोप है, अगर ये ओमिक है तब तो भाई बहुत अच्छी बात है, ये ऐसे आता है, इसका स्लोप हर जगह सेम है। तो इसके अक्रॉस आप कोई भी वोल्टेज अप्लाई करिए, उसके प्रोपोर्शनल करंट फ्लो करेगी और रेशियो कांस्टेंट रहेगा, और वही V/I को इसका रेजिस्टेंस भी कह देते हैं। लेकिन ये नॉन ओमिक में, और ये इसका स्लोप भी देता है, लेकिन नॉन ओमिक में ये स्लोप बदल रहा है, यहाँ कुछ है यहाँ कुछ है। तो किसी पर्टिकुलर करंट या किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पर ये स्लोप अलग अलग होता है। तो यानी स्लोप, और स्लोप एम्प्लाइज, अब इसको हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस। तो ये वेरी विद VRI, ये दोनों के साथ वेरी करता है। तो इसको हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये दिया जाता है वही स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो dV/dI बराबर R, बट दिस इज नॉट कांस्टेंट क्योंकि dV/dI बदल रहा है ना। तो ये ओमिक और नॉन ओमिक के बीच की कहानी है, और मैं इसका भी आपको एक क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ। और कभी कभी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, तो पहले वही सिंपल वाला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ खींचा हुआ है, ये खींचा हुआ है, और ये वोल्टेज वोल्ट में है, और ये करंट एम्पियर में है, और सपोज ये लिखा हुआ है, ये 4 एम्पियर की करंट है, ये 5 एम्पियर की करंट है, और ये मान लीजिए 10 वोल्ट है, और ये 15 वोल्ट है। तो कहते हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन पूछने वाला बेवकूफ है। क्यों बेवकूफ है? उसे पूछने ही नहीं हर वक्त चाहिए, बदल। क्योंकि रेजिस्टेंस तो बदल रहा है ना। तो लेकिन हम लोग बुद्धिमान है ना, तो हम लोग मालूम है कि जो वैल्यूज दी हैं उसी से निकालना होगा। तो चुपचाप यहाँ R बराबर ΔV/ΔI कर देना, बिना बुद्धि लगाए। 15 - 10 बटे 5 - 4, तो 5 ओम रेजिस्टेंस हो गया। बट दिस इज अ रेजिस्टेंस ओनली एट दिस जोन। यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। कई लोग ज्यादा कलाकार होते हैं, वो स्लोप का पूरा एडवांटेज लेते हैं। ये कह दिया, पॉइंट बना दिया, कहा यहाँ रेजिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे देखो ये करंट तो चेंज ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। इसी को सैचुरेशन कहते हैं। कई छोटा क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, ये V दे दिया, ये I दे दिया, और ये एंगल 30 डिग्री दे दिया, कहा रेजिस्टेंस बताओ। तो रेजिस्टेंस बराबर स्लोप, और स्लोप का मतलब tan 30, और tan 30 का मतलब 1/√3 है। अब इसका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मार्केट में है,
तुम लोगों के पास जितना भी मटेरियल है उसमें होगा जरूर। ये बेटा दो ग्राफ दिए रहते हैं, एक ऐसे दिया रहता है, एक ऐसे दिया रहता है, और एक एंगल अल्फा दिया रहता है, एक एंगल बीटा दिया रहता है। इसका रेजिस्टेंस R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन में कहते हैं R2 अपॉन R1 बताइए, और कठिन क्वेश्चन में कहते हैं R2 माइनस R1 बताइए। तो R2 अपॉन R1 तो बहुत सिंपल है, R2 अपॉन R1 बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा, और R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। और इसको वो बताना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी सिंपल है, tan बीटा tan अल्फा दिया है, लेकिन इसका एक बढ़िया क्वेश्चन ऐसा भी आता है। सर बैक सपोज, कर बैक हाँ कीजिए। अब ये भी कर रहे हैं। सर 2 पेज बैक करिएगा, लो एक और। 2 पेज देख लीजिए। हो गया सर हो गया। नहीं, अभी उसका भी एक पेज बैक करना ही है। नहीं सर, ये हो गया है, आगे ये वाला पेज। अब मान लीजिए ये दो दिए हुए हैं, और ये ऐसे दिया रहता है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, और ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है। तो R2 अपॉन R1 बताइए, और R2 माइनस R1 बताइए। तो देखो स्लोप तुम्हारा यहीं से लिया जाएगा हमेशा। तो R2 tan थीटा नहीं होगा, R2 हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। ये V और I है ना, इधर वाला एंगल लिया जाएगा। R1 इज थीटा, tan थीटा। तो ये आ जाएगा cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा अपॉन tan थीटा, और दिस इज cot स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। ये स्टूडेंट झेल लेता है, लेकिन इसको जरा करने में R2 माइनस R1 बराबर 1 अपॉन cot थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। नहीं गड़बड़ कर दिया मैंने। R2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, R1 इज इक्वल टू tan थीटा। ये आ जाएगा cot थीटा माइनस tan थीटा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वही नहीं लोग कर पाते हैं। cos थीटा और 1 अपॉन साइन, राम जी आ गए। cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब एलसीएम ले लो बेटा, साइन थीटा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये होता है cos 2 थीटा, और अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। तो ये 2 cot 2 थीटा या 2 अपॉन tan 2 थीटा, ये R2 माइनस R1 आता है। और यहां से हम R1 प्लस R2 भी पूछ सकते हैं,
तो ये हो जाएगा cot थीटा प्लस tan थीटा। तो जब प्लस आ जाएगा तो ऊपर प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अपॉन sin 2 थीटा। तो ये दो चार एक्सप्रेशन इस तरीके के थोड़े बहुत मैथ्स लगा के भी इसमें पूछे जाने की संभावना है। अब देखो यहाँ पर मैं एक नॉन ओमिक सर्किट लेता हूँ, जो नोट करना हो नोट कर लो, रिजल्ट अगर याद कर लोगे तो और मजा आ जाएगी, जब किए दिए तुरंत आ जाएंगे। हाँ आदिल जी, आपका आंसर सब सही आ रहा है, तुम्हारी अच्छी पकड़ है मतलब इन टॉपिक्स पे। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। सपोज एक कोई नॉन ओमिक डिवाइस है, कोई एक नॉन ओमिक डिवाइस है और इसमें V प्रोपोर्शनल टू I की पावर 2/3 है। और ये दिया हुआ है कि when V is equal to 4 volt, then I is equal to 8 ampere. तो find the resistance when I is equal to 2 ampere, and ये दो क्वेश्चन है, I is equal to 2 ampere या V is equal to 10 volt। दोनों के दो आंसर, ये दोनों एक ही हैं नहीं है। अब ये नॉन ओमिक सर्किट का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर मेरे को dV/dt करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। V is equal to K I to the power 2/3 है, तो ये हमें इनिशियल वैल्यू दी गई है ये। तो अब हमें मालूम है, हम इससे इसको सेटिस्फाई कराएंगे। तो V इज इक्वल टू 4 वोल्ट रखिए, K तो मालूम नहीं आपको, ये आपने माना है, और I की जगह 8 रखिए, 2/3 रखिए। तो 4 बराबर K, 4 आ गया, तो K बराबर 1 आ गया, यानी V बराबर I to the power 2/3। K की वैल्यू 1 है। अब तुम्हें रेजिस्टेंस चाहिए जब I बराबर 2 एम्पियर है। तो देखो रेजिस्टेंस होता है dV/dy। तो dV/dy अगर करेंगे तो dV/dy इज इक्वल टू, इसको I के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 2/3 और I की पावर 2/3 माइनस 1, तो 2/3 अपॉन I की पावर 1/3 नीचे आ गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस dV/dy इक्वल टू R इज इक्वल टू 2/3 I की पावर 1/3। अब पहला प्रॉब्लम हो गया, अगर तुम्हें उस समय रेजिस्टेंस चाहिए जब करंट 2 एम्पियर की है, तो ये वाली वैल्यू लो। तो R व्हेन I बराबर 2 एम्पियर इज इक्वल टू 2/3 और 2 की पावर 1/3। तो ये 2 की पावर ये है, ये 2 की पावर 1/3 है, तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2/3 अपॉन 3, और इसको चाहे जितना सिंप्लीफाई करके देख लो।
और अगर तुम्हें तब रेजिस्टेंस चाहिए जब वोल्टेज दिया हुआ है, तो वोल्टेज की वैल्यू रख के करंट निकाल लो, ये कर लो, या यहीं पर आई की वैल्यू वी के टर्म में रख दो। तो मैं यहां से निकाल देता हूं, आई की पावर 2/3 बराबर है वोल्टेज 10 वोल्ट, तो आई बराबर हो जाएगा 10 की पावर 3/2, और जब तो 2/3 और 10 की पावर 3/2 अपॉन होल की पावर 1/3, तो ये आ जाएगा 2/3, और ये 3 कट जाएगा, 10 की पावर 1/2 यानी √10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नॉन ओमिक सर्किट को भी डील कर सकते हैं। आपको मालूम है कि इसको डील करना आना चाहिए, इवन इफ इस टाइप के क्वेश्चंस इन चैप्टर में नहीं दिए हैं, लेकिन तुम लोग बहुत जल्दी अभी पीएन जंक्शन और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ये सब पढ़ोगे, तो इन दैट केस इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो ये ओम्स लॉ था, और देन जूल्स लॉ ये है कि अगर कोई ये रजिस्टर है, इससे करंट जा रही है, तो इसमें हीट लॉस होता है, तो P बराबर I/V होता है। इसके दो फॉर्मूले और आ जाते हैं, V²/R या I²R। तो इससे हम पर सेकेंड हीट निकाल सकते हैं, और T समय में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो I/V/T हो जाएगी, I²RT हो जाएगी, या V²/R/T हो जाएगी। तो ये जगह जगह हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। एंड नाउ वी विल यूज सर्किट। नाउ सर्किट, सर एक मिनट please। हाँ सर्किट लेंगे। सर्किट में एक सेल चाहिए होता है, और सेल के बारे में अभी हम थोड़ा सा तुम लोगों से पूछेंगे, जो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोग बता नहीं पाओगे। जो सेल हम पूछेंगे, तो देखो सेल क्या होता है, हम तो यही पूछेंगे, व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल। सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ ठीक है बेटा, अगर हम तुमसे पूछें कि गाय क्या होती है, व्हाट इज काऊ, तो तुम क्या देना बेटा, काऊ के 2 सींग होते हैं, है ना। सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव ठीक होते हैं, बट सेल होता क्या है बेसिकली 2 टर्मिनल। तो तुम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली है ना, वो तो कोर्स में थी। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाँ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाँ, ये आप बात कर रहे हो, तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हो ना। तो सर्किट में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन। हाँ हाँ, ये फिजिक्स ऐसी होती है। सेल पोटेंशियल डिफरेंस, सेल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू। हाँ, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, सेल के 2 टर्मिनल को अगर हम जोड़ दें, सपोज ये मैंने इससे सेल जोड़ दिया, तो यहां पर ये एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर देगा, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ये है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ और भी है। ये दिल मांगे मोर, समथिंग मोर, कुछ और भी होता है सेल की डिफिनीशन में। अनुराग यादव ने भी आंसर सही दिया है।
रेडमी 9 Prime। तुम्हें बहुत हंसी आई है, गाय वाली बात पे हंसी आई ना तुम्हें। देखो बेटा, सेल इज ए डिवाइस which maintains a constant potential difference between its terminals and perform some non-mechanical work। some non नहीं, ये तो मैं गलत लिख गया। अभी लाते हैं बेटा, ये विंडोज चली गई। Perform some non-electrostatic work। non-electrostatic work to perform this। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि मैं वही सेल का एग्जाम्पल ले रहा हूं जो तुम लोग पढ़ते हो। तो ये मान लो कोई एक बर्तन है और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। तो इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मैं मोर और लेस बात करूं तो मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात नहीं कर रहा हूं, सॉरी, मैं गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूं। गैल्वेनिक सेल आप लोगों ने पढ़ा है ना। यस सर। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? अब गैल्वेनिक सेल को तुम लोगों ने केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया है और डेफिनेटली तुम्हें टीचरों ने रटाया होगा, कुछ चीजें नहीं बताई होंगी। तो ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये सब हमसे मत बोलना कि सर साल्ट ब्रिज कहाँ है, ये क्या है। मैं मोटा मोटा फंडामेंटल बात कर रहा हूँ, बाकी जब उसको मेंटेन करेंगे तो साल्ट ब्रिज और वो सारी चीजें आ जाएंगी। और ये 2 कोई इलेक्ट्रोड्स हैं, E1 और E2। जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और मैंने कॉपर डाल दिया और जिंक डाल दिया। तो क्या तुमको ये मालूम है कि कॉपर का वोल्टेज, कॉपर की प्लेट का पोटेंशियल सॉल्यूशन से थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। यानी इसका वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा हो जाता है।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले यही बताते हैं कि ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है और ये यहाँ पे कोई एक मेटल रॉड डाल दी गई। तो मेटल रॉड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे कि हम लोग सॉल्यूशन पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल इस टाइप का नाम उसे देते हैं। और ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे इसके पास आयन है और इसके पास मेटल है। तो एक कहावत होती है ना कि जो आदमी जहां रहता है वहां सेटिस्फाई नहीं होता है। तो जैसे आप यहाँ पे हो तो सोचते होगे कि दिल्ली बहुत अच्छी है, मतलब वहां चले जाएं। दिल्ली वाला सोचता होगा यहाँ बहुत शोर शराबा है कि चलो चला जाए कानपुर। तो ये जो मेटल आयंस है ना, ये जो एटम्स हैं, ये आयन बन करके सॉल्यूशन में जाने की कोशिश करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं वो न्यूट्रलाइज होके मेटल में बदलने की कोशिश करते हैं। और किसकी ज्यादा होती है ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है और मेटल रॉड कौन सी है। तो इन ऊहापोह में जैसे कॉपर को अगर इसमें डालते हैं तो कॉपर का पोटेंशियल इससे ज्यादा हो जाता है और जिंक का पोटेंशियल इससे कम हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, जिसे कि सेल का ईएमएफ कहते हैं। और ईएमएफ के फॉर्मूले के लिए तुम लोगों को एक नर्स्ट इक्वेशन भी बताई गई है, यस सर। उससे निकाला जा सकता है। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? E बराबर E0 माइनस 0.059 है ना, यही होता है ना, यस सर, अपॉन एन अपॉन Log एन इंटू लॉग ऑफ 0.059 ऑक्सीडाइज 0 है ना। हाँ, और अपॉन ये रिडक्शन हाफ, ये सब रहता है ना। तो बेटा जिन जिन चीजों पर ये नर्स्ट इक्वेशन बनी है उन्हीं उन्हीं चीजों पे ये सेल का ईएमएफ डिपेंड करता है। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे यहाँ पर ईएमएफ डेवलप हो गया और इसके बाद हमने यहाँ पर एक कोई बल्ब या रेजिस्टेंस लगा दिया, तो करंट ऐसे I2R चलती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका निगेटिव है। तो बेटा इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ रहे हैं तो इन दोनों का ये पोटेंशियल थोड़ा सा कम होने लगता है। तो ये सेल क्या करता है ना कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले सर्किट में जिंक से कॉपर में जा रहे हैं, कॉपर वाले में इन इलेक्ट्रॉनों को ये उल्टी डायरेक्शन में भेजता है। लेकिन यहाँ पे टेंडेंसी तो हमारे पास उल्टी है, और बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डेवलप हो गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है। तो मेरे पास हाँ हेलो, हाँ गुड इवनिंग। हाँ हाँ, आज ऑनलाइन ही कराएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन इलेक्ट्रॉनों को इधर भेजना चाहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉनों को इधर भेजना चाह रही है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इधर है। लेकिन सेल क्या करता है, इसको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को इधर चला रहा है। तो यानी सेल वर्क्स
अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेटली ये वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, ये कोई और फोर्स है। इसी को कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। गैल्वेनिक सेल इसमें केमिकल एनर्जी यूज करता है और जनरेटर इसमें मैग्नेटिक एनर्जी यूज करता है ना। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो 1 कूलाम चार्ज फ्लो कराने में जितना वर्क करता है उसी को सेल का ईएमएफ कहते हैं, और वही ईएमएफ इसके बराबर होता है। तो E बराबर W/Q का फॉर्मूला यही निकला। पर कूलाम चार्ज को पास कराने के लिए सेल जितना नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क करता है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमएफ जनरेटेड हियर। मोर ओवर ये पूरा मेंटेन नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस का भी तुम लोगों ने सेल कांस्टेंट वगैरह पढ़ा है, कंडक्टेंस पढ़ाते हैं उसका उल्टा रेजिस्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये करंट दे रहा होता है तो सेल, तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से थोड़ा सा कम होता है। ये हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट रहता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूं। हाँ बेटा, ये हम कर देंगे एसआरबी में। तो इसको हम लोग कहते हैं सेल का ईएमएफ है। और हमें फिजिक्स में बस इतना याद रखना है कि अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम कोई सेल जोड़ देते हैं और अगर ये ओपन सर्किट है तो मतलब और कुछ नहीं है, करंट नहीं फ्लो कर रही है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर होगा। लेकिन अगर हमने कोई रेजिस्टेंस वगैरह जोड़ दिया है, जैसे कोई बल्ब जोड़ दिया है, तो इन दोनों पॉइंट्स के और करंट यहाँ फ्लो कर रही है, तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस ई से थोड़ा सा कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। और फिर इसका डिटेल्ड फॉर्मूला हम लोग कल डिराइव करेंगे। आज नोट्स भेज देंगे, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।